इलीगल काम कर रहा है ममता जी का इशारा में पुलिस, इसलिए हाईकोर्ट का दर्जा खटखटाना पड़ रहा है। ममता जी से ज्यादा पूजा कम मुख्यमंत्री देश में करते हैं। जो राम भक्त आएंगे उनके साथ त्योहार में मिलजुल करके हम लोग भी रामनवमी की खुशियां मनाएंगे। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संजीत। शाम के 6 बजने वाले हैं, वक्त है मुकाबला का। पूरे देश में कल रामनवमी का त्योहार है, लोगों में उल्लास और उत्साह है, लेकिन देश के कई सूबों में इसको लेकर तनाव है। सबसे ज्यादा घमासान पश्चिम बंगाल में मचा है, जहां शोभा यात्रा को लेकर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने हैं। यहां रामनवमी के जुलूस को लेकर हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा है। बंगाल के अलावा यूपी के कई संवेदनशील इलाकों में रामनवमी की कैसी तैयारी है और बिहार, झारखंड समेत किन राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। मुकाबला में आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले इससे जुड़ी कुछ अहम खबरें भी देख लेते हैं। दरअसल बवाल ज्यादा है, इसलिए पश्चिम बंगाल में तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। यह हमारी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, धर्म पालन करना। ये रोक रहा है, इलीगल काम कर रहा है ममता जी का इशारा में पुलिस, इसलिए हाईकोर्ट का दर्जा खटखटाना पड़ रहा है। हर इशू में हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। ये हाईकोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन दिया है। आर्टिकल 25 से 28 देख लीजिए। हमारी रिलीजियस परफॉर्मेंस करने का पूरा अधिकार है, छीनने का कोशिश कर रहा है ममता पुलिस, इसलिए हाईकोर्ट जो वर्डिक्ट दिया है विद इन कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। आई पर्सनली एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन आई वेलकम दिस वर्डिक्ट। तो रामनवमी में अपोज क्यों करेंगे? जिस पद्धति से अनुमति लेने का जरूरत होता है पुलिस को पास आवेदन करके, ऐसा करके जो जिसका दिल में है, कौन देवता को कौन पूजा करेंगे। ममता जी से ज्यादा पूजा कम मुख्यमंत्री देश में करते हैं। ममता जी का तरह धर्मनिरपेक्ष नेत्री देश में कम है। रामनवमी कर सकते हैं, लेकिन राम उनका प्रॉपर्टी नहीं है बीजेपी का। ये वार्ता हम लोग भी देना चाहते हैं। तो सारे देश में ये वार्ता फैलाने के बाद उन्होंने सोचते हैं कि अगले साल बंगाल में चुनाव है, ये चुनाव में हिंदू मुस्लिम का विभाजन करो। ये बंगाल के लोग नहीं होने देंगे। पश्चिम बंगाल के सियासी मैदान में घमासान इसी बात पर है कि राम किसके। यही वजह है कि पिछले 7 साल पश्चिम बंगाल की रामनवमी सुर्खियों में है। और इस बार भी यहां जुलूस निकाले जाने और उसे रोके जाने को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। बीजेपी इस बात पर अड़ी है कि वो हर हाल में शोभा यात्रा के साथ जुलूस निकालेगी। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी धर्म के नाम पर बंगाल का माहौल खराब कर रही है। बंगाल के हिंदू भी मानव है, उनके भी मानव अधिकार है। उस मानव अधिकार की रक्षा करने के लिए कमीशन आगे आए। जैसे 2021 के पोस्ट पोल वायलेंस में कमीशन मानव अधिकार रक्षा के लिए बंगाल में गए थे, ऐसे कमीशन को बंगाल में आना चाहिए। देखिए, वक्फ बिल हम लोग प्रोटेस्ट किया, ऑल इंडिया तृणमूल प्रोटेस्ट किया। ये धर्म के नाम पे वो एक स्पेशल मोटिव लेकर ये भाजपा वालों धर्म के नाम पे डिवाइड करने के लिए ऐसा एक कोशिश किया। इस नूरा कुश्ती में मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। अदालत ने कुछ शर्तों के साथ हावड़ा में जुलूस निकालने की इजाजत दे दी। शर्त यह रखी है कि जुलूस में किसी भी तरह के हथियार का प्रदर्शन नहीं होगा। बीजेपी ने शोभा यात्रा के पूरे बंगाल में 2500 से ज्यादा आवेदन दिए हैं। बीजेपी का दावा है कि पश्चिम बंगाल में 1.5 करोड़ श्रद्धालु अपने घरों से निकलेंगे। बीजेपी नेता दिलीप घोष कह रहे हैं कि उन्हें कोई नहीं रोक सकता। हिंदू समाज का अधिकार है अपने ढंग से पूजा अनुष्ठान मनाने का, उसी अनुसार मनाएगा। पुलिस का शांति रक्षा करना है वो करेगा। रामनवमी को लेकर उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट है। प्रशासन ने ऐलान किया है कि जुलूस परंपरागत इलाकों से ही निकलेंगे।
और इसकी ड्रोन से निगरानी की जाएगी। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जहां जहां होते आए हैं उन सभी मंदिरों को हमने चिन्हित कर दिया है। वहां कौन कौन पारायण करेंगे, पाठ करेंगे, उनको भी हमने चिन्हित कर दिया है। और उसके अतिरिक्त जिस प्रकार की भी स्वच्छता, पेयजल, विद्युत इत्यादि सुविधाएं चाहिए वो भी हमने सुनिश्चित करवा दी हैं। शोभा यात्रा बिल्कुल संविधान के प्रावधानों के तहत होनी चाहिए और भक्तिमय माहौल के लिए होनी चाहिए। भक्तिमय माहौल में जहां पवन सुत हनुमान की जय लगे तो वहां पर शोभा यात्रा निकलने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर किसी के धर्म के खिलाफ नारे लगे तो वो शोभा यात्रा नहीं, वो राजनीतिक यात्रा है। रामनवमी के मौके पर झारखंड के कई जिले संवेदनशील माने जाते हैं। यही वजह है कि हजारीबाग, चतरा और पलामू में निकलने वाले जुलूस को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। हजारीबाग में शांतिपूर्ण ढंग से रामनवमी संपन्न कराना जिला प्रशासन के लिए एक चुनौती भरा काम होता है। 36 घंटे लगातार जुलूस में लाखों की संख्या में जो राम भक्त हैं वो परंपरागत हथियारों के साथ कौशल दिखाते हैं। इस बार जिले में करीब 108 अखाड़ा का जो जुलूस है वो निकलेगा। ऐसे में सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। तीसरी मंगला को जुलूस में हुए पथराव के बाद प्रशासन पूरी तरह से चौकस है। पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी की तैयारी की गई है। झारखंड में पुलिस ने कई जिलों में मॉक ड्रिल की है। पुलिस अपनी सभी तैयारियां कर रही है। फोर्स मोबिलाइजेशन किया गया है, बाहर से अतिरिक्त बल मिले हैं, उनका डेपुटेशन किया गया है। आज मॉक ड्रिल भी कराया गया बागीटांड में। मॉक ड्रिल में पुलिस जो है अपने इक्विपमेंट्स को परखती है और इस चीज़ की तैयारी करती है यदि कहीं कोई भी विधि व्यवस्था की समस्या हो तो उसे कड़ाई से पुलिस जो है उस पर नियंत्रण पा सके। झारखंड की राजधानी रांची में रामनवमी हमेशा सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाई जाती रही है। पश्चिम बंगाल में इस त्योहार को लेकर भले घमासान मचा हो, लेकिन झारखंड के सियासी गलियारे से जो संदेश दिया गया है वो पूरे देश के लिए नजीर साबित हो सकता है। जरा सुनिए झारखंड के नेताओं ने क्या कहा। रामनवमी का जुलूस भी है, शोभा यात्रा है, उसी की तैयारी में हम लोग जुटे हुए हैं। देखने को मिल रहा है, जानकारी मिली है कि प्रशासन के द्वारा भी बहुत व्यापक तैयारियां की गई है राम भक्तों के स्वागत के लिए। और हम लोग भी झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला समिति की तरफ से यहाँ पर स्वागत मंच बनाए हैं। रामनवमी में जो अखाड़ेधारी, जो रांची की सामान्य जनता लाखों की संख्या में भव्य शोभा यात्रा में साथ में चलती है, उनके लिए हम लोग चना, गुड़, पानी पीने की व्यवस्था, जूस का व्यवस्था किया गया है, लस्सी का व्यवस्था किया गया है और भी बहुत सारे आइटम हैं कि ये जितनी तपती हुई गर्मी में वो जब यहाँ से गुजरे तो उनको हम लोग पानी पिला के, चना खिला, किसी तरह स्वागत करके उन्हें आगे बढ़ाएं। जितने अखाड़ेधारी आएंगे उनको पगड़ी पहनाकर, चुन्नी उड़ाकर हम स्वागत करेंगे। पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार, यूपी और झारखंड सहित देश के कई राज्यों में कल रामनवमी का त्योहार मनाया जाएगा। हालांकि पश्चिम बंगाल में निकलने वाले जुलूस को लेकर प्रशासन थोड़ा चिंतित जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आइए वो सवाल आपको बताते हैं एक एक करके जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मुकाबला के सवाल हैं, रामनवमी जुलूस के लिए क्यों नहीं इजाजत, और दूसरा सवाल है, जुलूस के लिए क्यों जाना पड़ता है अदालत। सवाल नंबर 3, ममता बनर्जी के बंगाल में रामनवमी से डर क्यों है। सवाल नंबर 4, रामनवमी पर सुरक्षा का सवाल या सिर्फ सियासी बवाल। रामनवमी जुलूस की सुरक्षा में क्या बंगाल पुलिस नाकाम है। और साथ ही सवाल यह भी कि चुनाव से पहले पार्टियों का रामनवमी वाला क्या ये दांव है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करवा दें। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं आचार्य शैलेश तिवारी जी, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, बहुत स्वागत है आपका। और दुष्यंत नागर जी मेरे साथ दूसरी तरफ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन अभी बातचीत से पता चला कि धर्म के भी जानकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। ऋषि मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर शालिनी अली मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, नेशनल कन्वीनर हैं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के, आपकी बहुत स्वागत है। विजय शर्मा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। और साथ ही मीता चक्रवर्ती जी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गई, आपका भी बहुत स्वागत है। पहला सवाल ऋषि मिश्रा आपसे,
अब भाई रामनवमी का जुलूस निकालने के लिए पश्चिम बंगाल में अदालत जाना पड़ेगा। अब देखिए, अब रामनवमी के नाम पे, रामनवमी के जुलूस के नाम पे आप राजनीति करेंगे। सरकार के द्वारा जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेंगे। ऐसी क्या मजबूरी है कि आप रामनवमी की यात्रा निकालते हैं, कोई भी शोभा यात्रा निकालते हैं, वो मस्जिद के साइड से ही निकालने के लिए, क्योंकि बस आप होली खेलेंगे तो मस्जिद के आगे ही होली खेलेंगे। तो कोई भी ऐसी संस्था यदि लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है, प्रोटोकॉल को नहीं फॉलो करता है, तो राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि ऐसे लोगों को परमिशन न दे। नहीं, ये पश्चिम बंगाल में ही क्यों होता है ऋषि जी की जुलूस के लिए अदालत जाना पड़ता है? पश्चिम बंगाल में भी क्यों होता है कि 23 में भी बवाल, 24 में भी बवाल, हर बार बवाल? अजीत श्रीवास्तव जी, आप बंगाल को यदि समझते हैं तो 70 और 80 के दशक में देखिए इस प्रकार के परमिशन लिए जाते थे क्या? इस प्रकार के जुलूस निकलते थे क्या? राम के नाम पर जुलूस निकालने के लिए हमें तो लगता है कि परमिशन ठीक है, अगर लॉ एंड ऑर्डर कहता है परमिशन चाहिए तो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सुन तो लीजिए, ऐसी क्या मजबूरी है कि मुस्लिम बहुल एरिया से ही आपको रामनवमी का यात्रा निकालना है? 70 और 60 के दशक में देखिए बंगाल में रामनवमी मनाया जाता था, इस प्रकार के जुलूस नहीं निकाले जाते थे। ऐसी क्या मजबूरी है कि आप डीजे बजाएंगे, बहुत तेज आवाज में डीजे बजाएंगे? ये तो फिर बड़ा अलग मामला। मैं आता हूँ ऋषि मिश्रा जी, आप आचार्य शैलेश तिवारी सुन तो लीजिए, मैं मुझे बस 1 मिनट दे दीजिए। अच्छा ठीक, कंप्लीट कर लीजिए। ओके सवाल देखिए, सवाल जुलूस को लेकर नहीं है, सवाल इंटेंशन को लेकर है। और भगवान सबके आराध्य हैं, पूजा कीजिए ना। रामनवमी को बहुत, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं बवाल हो जाएगा, बंगाल पुलिस कहती है हम हाईटेक हैं और वो बवाल हो जाएगा। आचार्य शैलेश तिवारी जी, मैं ये चौपाई पढ़ रहा था, उसमें लिखा था सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। न यहाँ तुलसीदास जी ने लिखा, न यहाँ प्रेम है, न मर्यादा है, यहाँ तो सिर्फ सियासत है। नहीं, देखिए अजीत जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो हम रामनवमी का जुलूस नहीं कह करके रामनवमी का शोभा यात्रा कहते हैं। और यह भारत आज़ाद है, कोई गुलाम नहीं है। भारत है, यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं है। और यहाँ परमिशन लेने की क्या बात है? क्या हम भारतवर्ष में शोभा यात्रा भी नहीं निकाले प्रभु श्री राम का? और मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, किसी भी रास्ते से हो, जहाँ से जाना होगा आदमी जाएगा। इसमें अब ऋषि मिश्रा जी को लग रहा है कि मस्जिद की तरफ से क्यों जा रहा है? अरे मस्जिद की तरफ, जब रास्ता जहाँ बना है उसकी तरफ से जाएगा आदमी। क्या शोभा यात्रा के लिए भी भारत में परमिशन लेने की ज़रूरत है? और परमिशन जब कोर्ट ने दिया है तो पुलिस ने उसमें दखल क्यों दे रही है? क्या पश्चिम बंगाल की पुलिस, क्या टीएमसी पार्टी की पुलिस बन करके रह गई है? या पश्चिम बंगाल की पुलिस का धर्म है कि जनता के भलाई के लिए काम करना, जनता के खिलाफ काम नहीं करना? भारत में, पूरी दुनिया में सनातनी हैं और भारत में रहने वाले सनातनी कहीं भी प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा निकाल सकते हैं। ममता दीदी को जय श्री राम कहने से उनको चिढ़ होती है, इसलिए पुलिस को लगता है कि जो लोग जय श्री राम के नारे लगाएंगे तो जय श्री राम के नारा से गूंजने से उनकी सरकार आने वाले समय में ध्वस्त हो जाएगी, इसलिए उनको डर लगा हुआ है। इसलिए वो जय श्री राम का नारा लगाने से डरते हैं लोग। ठीक है। दुष्यंत गौतम जी, भाई मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इस देश में अगर शोभा यात्रा निकाले, मैं ऋषि जी आऊंगा आपके पास, आप मुस्कुराना जवाब देना चाहते हैं, मैं आऊंगा बाद में, लेकिन क्या इजाजत लेना पड़ता है कोर्ट से? सरकार इसको मैनेज नहीं कर सकती है? नहीं, देखिए सरकार की तो एक अपनी भूमिका है और अगर हमें सरकार से अनुमति लेनी है तो उसमें कोई गलत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है और हमें कानून का सम्मान करना चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को अनुमति देने में दिक्कत क्या है? भाई हिंदू मुस्लिम सब भारत के नागरिक हैं। अगर कुछ लोग सनातन धर्म को मानने वाले मुस्लिमों के मोहल्ले में रह रहे हैं या वहां पे मुसलमानों की संख्या ज्यादा है तो उनका अधिकार है, सरकार को सुरक्षित करना चाहिए, उनको सिक्योरिटी मुहैया कराए। अगर उनको ऐसा लगता है कि संख्या बहुत अधिक है तो भीड़ को नियंत्रित करे, जो शोभा यात्रा निकाल रहे हैं उनसे बातचीत करके लोगों की संख्या को
सीमित करने का कार्य करना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, चाहे ममता बनर्जी हैं चाहे भारतीय जनता पार्टी है, एक केंद्र में सत्ता में है, दूसरे राज्य में है, दोनों ही अपने लोगों के विकास करने में, काम करने में बुरी तरह से विफल रहे हैं। इसलिए एक तो शोभा यात्रा वहीं से निकाल रही है, उसके नाम पे हंगामा करो, दूसरे हंगामा करो, हम निकलने ना देंगे, लोगों के जो मूल मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दे हैं, उनसे ध्यान हट जाएगा। आप वोटों की फसल काटने के लिए जो एक अब चल रहा है कि धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करो, दोनों को धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करके अपना अपना फायदा देख रहे हैं। ये हो रहा है बंगाल में, बिल्कुल हो रहा है। अच्छा ऋषि मिश्रा जी, अभी एक बात करते करते कि मस्जिद की तरफ से क्यों जाना है आपको, मैं उनसे आज बाद में पूछूंगा। मैं शालिनी अली आपके पास आना चाहता हूँ। ऋषि मिश्रा कह रहे थे कि अगर कोई जुलूस निकल रहा है या कोई शोभा यात्रा, जैसा कि शैलेश जी कर रहे थे, तो मस्जिद के हिसाब से कोई, मुझे ऐसा लगता है कि जो रास्ता है वो रास्ता है, अब उसमें कोई जबरदस्ती तो मस्जिद की तरफ नहीं जा रहा होगा। अगर मेरी जानकारी कम है तो दुरुस्त कर देंगे ऋषि जी। देखिए, 2-3 बातें हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। पहली चीज, जब भी कोई भी शोभा यात्रा निकाली जाती है या कोई भी जुलूस निकाला जाता है या ऐसे कोई भी राजनीतिक या गैर राजनीतिक समारोह भी होते हैं, उसमें यदि आप पुलिस के जानकारी में उस बात को डाल दें तो एक अच्छी बात रहती है, ताकि कल को आपके ऊपर ही ये आरोप ना डाला जाए या लगाया जाए कि हम लोग व्यवस्था नहीं कर पाए थे क्योंकि हमें इसके बारे में पता नहीं। दूसरी चीज, ये भारत है, हिंदुस्तान, ये सिर्फ हिंदुओं का या सिर्फ मुसलमानों का या सिख का, ईसाई का, किसी का नहीं, ये हम सबका है। बचपन से हम लोगों ने शुरू से देखा है, यहाँ पे दिवाली की मिठाइयाँ भी बटी जाती है, क्रिसमस केक भी बांटा जाता है, सेवैयाँ भी खाई जाती है, और साथ में लंगर का भी जो सिस्टम है वो हमने देखा हुआ है, कड़ा प्रसाद सब कुछ खा। अब आप बात आ जाती है सड़क पे कि ये रोड जो है मस्जिद के तरफ से जा रहा है, तो ये मैंने बात होली के टाइम पर भी बोला था कि अगर मस्जिदों के ऊपर आपको लगता है कि कोई ट्रबल मेकर्स हैं, मिसचिफ मेकर्स है, तो उनका कोई धर्म नहीं होता है, वो हिंदू मुस्लिम नहीं होते, वो उनका काम ही होता है कट्टरवाद सोच रखना। किसी भी धर्म के प्रति उनकी वो भावना नहीं है, क्योंकि कोई भी धर्म नहीं सिखाता है कि दूसरों के ऊपर आप आपत्तिजनक कार्य करें। तो यदि आप किसी भी जुलूस या शोभा यात्रा लेकर जा रहे और बीच में किसी और अन्य धर्म स्थान है, तो वो हमारा भी फर्ज बनता है और बाकियों का भी बनता है कि ये शांतिपूर्वक काम हो जाए। अच्छा, जब आप अनुमति ले रहे हैं, आप हाई कोर्ट तक पहुंच रहे, कितनी मतलब ऊंची हरकत है कि आपको हाई कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ रही है किसी भी एक धार्मिक कार्यक्रम के लिए। और वो भी पहले भी मैं कहती हूँ, बंगाल तो अपने आप में ही एक स्टेट ऐसा बन गया है कि वहां पे तो आप बिना ममता बनर्जी के पूछे राम राम भी नहीं कह सकते, ना ही आप अल्लाह का नाम ले सकते। तो ये पूरा एक राजनीतिक प्रक्रिया है जिसको एक राजनीतिक चोला पहना दिया गया है। रामनवमी है, सब उसका समर्थन करें, शोभा यात्रा में हो जाने दीजिए, और यदि आपके घर के तरफ से या मस्जिद के तरफ से जा भी रहे हैं तो उनका सम्मान करिए। अभी हमने आप ही के चैनल के माध्यम से देखा था, जयपुर में जहाँ नमाजी नमाज पढ़ रहे थे, वहाँ हिंदू भाइयों ने फूल की पंखड़ियां डाली है। ठीक है, तो ऐसा हुआ है, हमने ये सब देखा, और यही सेम मुद्दा हम झारखंड में भी देख रहे हैं। तो क्या ये एक राजनीतिक स्ट्रेटेजी है कि ये उन प्रदेशों में हो रहा है जहां पे वक्फ अमेंडमेंट बिल का भी समर्थन नहीं किया जा रहा है? नहीं, वो तो खैर अब उस पे जाएंगे तो चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम अभी रामनवमी पे ही रहते हैं। लेकिन अनुराग भदौरिया, एक शालिनी जी ने कहा कि अब तो बंगाल में आपको राम नाम लेना है तो भी इजाजत लेनी पड़ेगी, तो आप संभल के जाइएगा बंगाल, और बंगाल जाएं तो राम नाम सावधानी से लें। अब यही रह गया है, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर यही सब बातें कर करके जो भ्रम फैलाते हैं, ये ठीक नहीं है। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो जरा सा भी नहीं सोचते हैं कि वो बोल क्या रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं। हिंदुस्तान तो सभी का है, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान है। और पश्चिम बंगाल के बारे में मैं जितना जानता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ रहा हूँ, पढ़ा हूँ, इसलिए मैं पश्चिम बंगाल को अच्छी तरह समझता हूँ। कहते हैं ना कि बस्ती में राजनीति तो खूब करते हो, बस्ती की आवाज़ उठाओ तो जानू ना। एक ही परमिशन लेना पड़ रहा है। अरे वहाँ पे तो हज़ारों जुलूस निकल रहे हैं, हज़ारों जुलूस में वहाँ परमिशन मिले हैं। एक आध कहीं किसी पे कोई शंका है तो उस पर बात हो रही है, लेकिन किस तरह से उसको हाईलाइट किया जा रहा है कि वहाँ पे जुलूस के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है, जुलूस निकालने के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है। ऐसा हंगामा लगा रहे हैं जैसे लगता है हर जुलूस के निकालने के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है। अरे भाई, वहाँ पे हज़ारों जुलूस निकाले जा रहे हैं, उसको परमिशन मिली हुई है, कोई एक आध जुलूस वहाँ नहीं निकल रहे हैं।
लेकिन माहौल देखिए देश में कैसा बनाया जा रहा है, क्योंकि ये चाहते नहीं है, क्योंकि चुनाव आना है ना, फसल काटनी है चुनाव की। लेकिन अरे चुनाव आया है तो आप लड़िए ना चुनाव। अनुराग भदौरिया, मैं आपको टोक करके एक सवाल बीच में पूछ रहा हूं। देश के सुनिए तो टोक के एक सवाल मैं जोड़ देता हूं। मैंने तो आपकी सरकार को भी कवर किया यूपी में, मैं अभी भी सरकार को देख रहा हूं यूपी में, बाकी राज्यों की भी सरकार को देख रहा हूं। मुझे तो नहीं लगता आपकी सरकार में किसी शोभा यात्रा के लिए अदालत जाना पड़ा था। अरे भाई कोई ऐसी एकाध छुटपुट कोई बात होगी ना, आपको पता है ना, मुझे पता है, उसके पेपर कुछ होंगे। आपको बंगाल के बारे में ज्यादा पता है, यूपी के बारे में कम पता है। गजब बात कर रहे हैं अनुराग भदौरिया आप। तो बता तो रहा हूँ, बता, सुन तो लीजिए। अरे आप बात पश्चिम बंगाल की डिबेट के लिए बुलाया कि यूपी के लिए बताओ? नहीं, मैंने पश्चिम बंगाल के लिए बुलाया है। मैंने तो एक उदाहरण दिया कि भाई आपकी सरकार में भी नहीं इजाजत लेनी पड़ी थी। मैंने तो ये कहा कि आपकी सरकार में भी इजाजत नहीं लेनी पड़ती जो पश्चिम बंगाल से लेना पड़ रहा है। मैंने आपकी पूरी रिपोर्ट देखी, और पूरी रिपोर्ट में खाली चर्चा जो है पश्चिम बंगाल और झारखंड की आपने बाइट दिखाई। हाँ, बिल्कुल सही है। बिहार पे कोई बाइट नहीं चलाई, न उत्तर प्रदेश की किसी बाइट को चलाई। क्यों नहीं चलाई पता है आपको? क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बताओ, दंगा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। संभल में हुआ कि नहीं हुआ सरकार की नाकामी की वजह से? क्या चलाना था? अरे बोलने तो दीजिए पहले। अरे सुन, मैं बात अपनी, अरे तो आपने ली नहीं किसी की, चलाना क्या होता था? आप एक माहौल बना रहे हैं, क्योंकि वहां चुनाव है, इसलिए वहां सरकार विपक्ष की है, माहौल बना रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का माहौल बने। ये देश हिंदुस्तान जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़ा पिछड़ा सबका है। इसीलिए कहते हैं ना कि देश में एक नफरत की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी विकास के पे आपको चुनाव लड़ना है तो डंके की चोट पे जाओ ना, बताओ ना आपने देश के लिए क्या किया है। 11 साल से बीजेपी की सरकार है केंद्र में, बताइए आपने क्या किया है। बताइए भाई, बेड़ियों लगा के हमारे लोग अमेरिका से लौटे हैं, विजय शर्मा जी अचीवमेंट तो बताइए आपका रुपया किस तरह से डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ, बताइए आप। बताइए 26% टैरिफ अमेरिका लगा दिया, बताइए आप किस तरह से महंगाई बेरोजगारी समाज के अंदर बढ़ी हुई है, बताइए क्या हालत है। विजय शर्मा जवाब दे रहे हैं। शेयर मार्केट बताइए आप। विजय शर्मा जवाब दे रहे हैं पश्चिम बंगाल पर। मेडिकल कॉलेज, सुनिए एक मिनट मेरी बात पूरी जाए। कितने मेडिकल, एक बात हो जाए, नहीं बात हो, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कितनी यूनिवर्सिटी आपने बना दी, और कितना अपने जो यहाँ पे देश के अंदर जब से आपकी सरकार है। ठीक है, अभी आप कह रहे थे रामनवमी पे बात कर लो, अब आप चले गए दूसरे विषयों पे। कोई बात नहीं, विजय शर्मा जवाब दीजिए। कितना, नहीं मेरी बात पूरी हो जाए। हाँ, ठीक है, कर लीजिए सर, आप बात कितनी किसानों की इनकम बढ़ गई, किसानों की इनकम दोगुनी हो गई, तो बताइए आप। माने क्या महिला सुरक्षा पे आप बताइए, आप मणिपुर में महिलाएं हमारे देश की सुरक्षित, उस पर आप बात करने को तैयार नहीं है। सवाल ये है कि किस तरह की राजनीति आप करना चाहते हो समाज के अंदर में। माने कोई भी कुछ भी मुंह उठा के बोल दिया जाता है। अरे प्रभु सभी के हैं, प्रभु का सभी सम्मान इसीलिए तो कह रहा हूं कि प्रभु राम के नाम पर इजाजत लेनी पड़ रही है, यही इसीलिए सवाल उठ रहा है भारतीय जनता पार्टी। विजय शर्मा, एक बार विजय शर्मा बोले, फिर आप बोलिए। विजय शर्मा बोलिए प्लीज। ठीक है, ओके अनुराग भदौरिया आप सुन लीजिए जवाब ना, आप जवाब सुन लीजिए ना प्लीज। अनुराग भदौरिया प्लीज जवाब सुन लीजिए। अनुराग भदौरिया बोलिए। विजय शर्मा देखिए बात वेस्ट बंगाल के ऊपर थी। आप मुझे बताइए 2018 में, 2019 में, 2020 में, 2021 में, 2022 में, 2023 में, 2024 में कहें तो अनुराग भदौरिया को भी नाम गिनवा देता हूँ। रानीगंज में, आसनसोल में, हावड़ा में, मुर्शिदाबाद में, महाकाली के विसर्जन में नवंबर 2024 में। अरे कहाँ दंगे नहीं हुए वेस्ट बंगाल में? भाई एक बार बताइए मुझे कि हिंदुस्तान में अपना नहीं मना सकता। रानीगंज में कहाँ और हुआ? ये कहते हैं एक दो घटना होगी, एक दो घटना क्यों घटेगी? रानीगंज में कहाँ हुआ? एक मिनट में जवाब ले लूं, नहीं टोका था। जवाब ये सबसे गंदी आदत है। रानीगंज बताइए कहाँ हुआ? तथ्य होते नहीं। अरे रानीगंज कहाँ हुआ बताइए ना। रानीगंज आप झूठ बोल, रानीगंज में कहाँ हुआ? आप टिकिए पहले। अरे रानीगंज में दंगा कहाँ हुआ बताइए ना। होते नहीं है, बताओ रानीगंज में कहाँ दंगा हुआ? अरे रानीगंज बताइए, जगह का नाम बताइए। अनुराग भदौरिया वो आपके बीच में नहीं बोले थे, उनको बोल लेने दीजिए, फिर आप सुन लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अनुराग भदौरिया बात हो जाए, ये हमें कहानी बता रहे थे। नहीं, अनुराग भदौरिया आप उनको सुन लीजिए, वो आपके बीच में नहीं बोले थे ना, वो बोलने, फिर आप बोल लीजिएगा, मैं पूरा मौका दे दूंगा अनुराग भदौरिया। वो बोल रहे हैं, सुन लीजिए आप, कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ वो बोल लेंगे, फिर आप बोल लीजिए। हमारे विश्लेषक साहब बैठे थे, वो क्या बोलते हैं, अजीबोगरीब। वो तो कहते हैं ये पाकिस्तानी बन गया। मतलब वो कहते हैं कि भाई आप मस्जिद के सामने से क्यों जाते हो? अरे भाई मस्जिद के सामने से क्यों नहीं जा सकते अगर रास्ता है तो? वहां मंदिर के सामने से दुनिया जाती है। आप मुझे बताइए, इलाहाबाद जो अब आज की डेट में प्रयागराज है, वहां पे 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं, एक हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं हुआ। बताइए, आपको शर्म आनी चाहिए, सीख लीजिए आप यूपी से। तो वहां जाके हर बार रामनवमी के अंदर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है, बम धमाके होते हैं वहां पे। तो नाम लेके मैं बता रहा हूं, एक नाम बताइए। आप कहते हैं एक दो दंगे हो जाते हैं, एक दो दंगे क्यों हो जाते हैं? अरे इंसान की जान की वैल्यू नहीं है क्या? आपको मैं वीडियो दिखा देता हूं। अभी आपने कहा विकास की बात, तो मैं विकास की बात हमारे
मंत्री हैं और युवा मंत्री हैं, उनकी जरा सुन लीजिए। इतने सारे मिलेंगे आपको। नहीं सर, उसमें फिर चला लंबा समय चला जाएगा विजय जी, इसलिए मेरा निवेदन है कि ठीक है, विकास उन्होंने सवाल उठा लिया तो मैंने उनको भी टोका था, मैंने उनको भी टोका था कि अभी फिर चर्चा दूसरी तरफ चली जाती है। 2014 में 384 मेडिकल कॉलेज है, 700 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज है। कोई बात नहीं सर, जवाब दे दूं? हाँ, अनुराग भदौरिया जवाब दीजिए। मैं ऋषि मिश्रा आ रहा हूँ, 1 मिनट मुझे दीजिए। ये अनुराग भदौरिया को है, कितने मेडिकल कॉलेज थे? देखिए इन्होंने बोला, बस आ रहा हूँ, 1 मिनट। अरे जवाब दे दूं, जवाब अनुराग भदौरिया जवाब दीजिए। सुन लीजिए ना, ये डिबेट को ड्रेल करते हैं। सुन लीजिए, अब जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन अगर आप समाजवादी अरे जवाब सुन लीजिए ना, ममता बनर्जी के बनते हो तो मेरी बात सुनिए, जवाब दीजिए। आप मुझे बताइए 2216 किलोमीटर सीमा है, आज दे रहा हूं तो सुनिए तो। सुनूंगा आपकी भी, पहले मेरी सुनिए। मेरा वक्त है ना, देखिए आपने बोला 1653 अरे किलोमीटर हो तो गया, आप कितनी देर बोलोगे? 450 किलोमीटर पे क्यों नहीं आप परमिशन दे रहे हो? क्यों जगह नहीं दे रहे हो? वहाँ दंगे करवाते हो आप, राजनीतिक नारे लगवाते हो, धर्म पे नारे लगवाते हो, वहां से घुसपैठी आते हैं। 24 परगना पे ठीक है, आप बोल लीजिए अनुराग भदौरिया को। उसका जवाब दीजिए ना। विजय, हाँ अनुराग भदौरिया जवाब दीजिए जल्दी से, फिर मैं ऋषि जी के पास जाऊंगा और शैलेश जी भी बोलेंगे जल्दी से। सर आप जवाब बनता नहीं है, कहीं ले जाते हो विकास पे। आइए विकास पे भी आप कर लीजिए। नहीं मुझे नहीं, अभी विकास पे चर्चा नहीं करें, किसी और दिन कर लेंगे सर विकास पे चर्चा। आज जो मुद्दा है उस पर चर्चा करते हैं। अनुराग भदौरिया बोलिए, ऋषि मिश्रा मैं आ रहा हूँ। इनके पास मुद्दे होते नहीं है। ठीक है, ओके सर, अब सुन लीजिए वो जवाब दे रहे हैं। अनुराग भदौरिया, देखिए इन्होंने बोला कि हमारे मंत्री जी बोल रहे हैं, तो मैं बता रहा हूं कैसा आपने मेडिकल कॉलेज बनाया। उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते थे, सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को आपने मेडिकल कॉलेज दिया। प्लीज हमारा मुद्दा रामनवमी है। अनुराग भदौरिया, मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने उनको भी रोका था मेडिकल कॉलेज बना दिया कि वो मत करें। मेडिकल कॉलेज बनाया। दूसरी बात नहीं मैंने विकास पे उनको गिना रहा हूं। दूसरी बात, इन्होंने कहा रानीगंज में दंगा हो गया। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, रानीगंज में पंजाबी मोड़ में हुआ, बड़ा बाजार में हुआ, खारसूली में हुआ, सियारसोल में हुआ, कहां हुआ? नाम बताइए आप, ऐसे बोल के नहीं निकल जाएंगे। क्या आप मुझे बताइए, तो पंजाबी मोड़ में हुआ, बड़ा बाजार में हुआ, सियारसोल में हुआ, बताइए ना। मैं पूछा खारसूली में हुआ, कहाँ हुआ? या मीठापुर कोलियारी में हुआ, ये नहीं, या राजबाड़ी में हुआ, ये नहीं, आप पकड़े गए, अब टाई फिस हो गई, टाई फिस हो गई। अच्छा बताइए, पंजाबी मोड़ जानते हो? पंजाबी मोड़, सियारसोल राजबाड़ी जानते हो कि ना? रानीगंज में सियारसोल राजबाड़ी है, पंजाबी मोड़ है, खारसूली है, बड़ा बाजार है, महावीर कोलियारी है, रानी सुनिए रानी सर है। आप बताइए किस जगह हुआ दंगा? आप बताइए जगह का नाम बताइए। एफआईआर नंबर भी भेज पता लग जाएगी। रानीगंज की स्पेलिंग जानते नहीं हो? रानीगंज में जानते नहीं? अच्छा रानीगंज में रानीगंज का कॉलेज का नाम बताओ, एक कॉलेज का नाम बताओ। रानीगंज में एक कॉलेज का नाम बताओ, रानीगंज में कॉलेज का नाम बताओ। मंगलपुर में हुआ, रानीगंज में कॉलेज। एक मिनट ऋषि मिश्रा को लाइए, ऋषि मिश्रा को लाइए और आचार्य शैलेश तिवारी को लाइए। ऋषि मिश्रा को लाइए और आचार्य शैलेश तिवारी। ऋषि मिश्रा आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आचार्य शैलेश तिवारी आप भी कुछ कहना रहे हैं? ऋषि मिश्रा और आचार्य शैलेश तिवारी को रखिए, फिर मुझे मीता चक्रवर्ती जी के पास भी जाना है जल्दी से। ऋषि मिश्रा बोलिए। देखिए अजीत के बारे में पता नहीं है कि रानीगंज में दंगा हो गया, नाम लट लिया। ऋषि मिश्रा को रखिए। अब देखिए अजीत भाई, अजीत भाई देखिए, नाम नहीं बता सकता रानीगंज में कौन सा कॉलेज है, बताओ कौन सा कॉलेज है? सुन तो लीजिए अनुराग भदौरिया जी, सुन तो लीजिए। देखिए अजीत भाई, हर एक शोभा यात्रा के लिए, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, पटना में हर एक शोभा यात्रा के लिए डीएम और एसपी से परमिशन लेना पड़ता है, रूट बताना पड़ता है कि किस रूट से आपका शोभा यात्रा निकल रहा है। नंबर 1। नंबर 2, पटना अब पूरे बिहार को कल संदेश दिया है। हनुमान मंदिर के बगल में जमा मस्जिद है और शोभा यात्रा के लिए जो कनौती टेंट का लगाया गया है, उस कनौती के नीचे कल शुक्रवार को हमारे मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा किया है। सवाल ये उठता है, ये टेंशन बंगाल में ही क्यों है? हाँ, यही सवाल है। उठता है कि ये भाजपा, सुन तो लीजिए, भाजपा 2000 शोभा यात्रा के लिए, एक पॉलिटिकल पार्टी को ऐसी क्या मजबूरी है कि 2000 शोभा यात्रा के लिए परमिशन लेना पड़ता है? ये तो आम लोगों की बात, आम हिंदुओं की बात है। ये एक पॉलिटिकल पार्टी शोभा यात्रा का आयोजन करने पे क्यों मजबूर है? सुनिए, जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री जय श्री राम के नारा लगाने के बाद जब पत्रकारों के सामने झगड़ा करने लगे, गुस्सा करने लगे, याद कीजिए ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से कहा था, किसी व्यक्ति ने जय श्री राम का नारा लगाया तो पब्लिकली टीवी चैनल के सामने उन्होंने धमकी देना शुरू कर दिया। जिस राज्य के मुख्यमंत्री रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बुलाने के लिए स्वागत करती है, जिस राज्य के मुख्यमंत्री
एनआरसी और सीएए का विरोध करती है, जिस राज्य के मुख्यमंत्री बांग्लादेशी घुसपैठियों को आने के लिए सम्मान से बुलाती है, ऐसे राज्य में क्या स्थिति होगा? दिन प्रतिदिन आए दिन वहां पर हिंदू कट रहे हैं और पूरी तरह से वहां के लोग परेशान हैं। अब वहां की जनता नहीं मानेगी। शोभा यात्रा निकालना यात्रा हिंदुओं की जन जागृति की जरूरत है। हिंदुओं की जन जागृति हो रही है और पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की सरकार अगले वर्ष वहां से समाप्त हो जाएगी। ममता बनर्जी जो है वह विपक्ष में बैठेगी। पटना में, बिहार में जो स्थिति है वो बंगाल में नहीं स्थिति है। जो बंगाल में स्थिति है वो अफगानिस्तान में उससे अच्छा स्थिति है, पाकिस्तान में उससे अच्छा स्थिति है। आए दिन हिंदू भाई लोग कट रहे हैं, मारे जा रहे हैं और आप जैसे लोग जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करके अपना उल्टा सीधा करने के लिए फर्जी तरीके से पक्ष में बोल रहे हैं, आपको वहां का ज्ञान नहीं है। ठीक है सर, ओके। पश्चिम बंगाल में जो स्थिति बनी ओके सर, मैं मीता चक्रवर्ती जी आपसे माफी के साथ माफी चाहता हूं आपसे, क्योंकि आपके पास आने में थोड़ा वक्त लग गया। और दूसरी बात, दर्शकों को एक जानकारी और दे दूं, हमने टीएमसी के प्रवक्ता को भी आमंत्रित किया था। हमने बहुत कोशिश की कि वो आ जाए कार्यक्रम पर, लेकिन वो नहीं आए। हमने सब्जेक्ट उनको बताया, उसके बाद उन्होंने ना कर दिया कि वो नहीं आना चाहते हैं। लेकिन मीता चक्रवर्ती जी, मैं आपसे माफी के साथ ये सवाल पूछना चाहता हूं, इतना हंगामा पश्चिम बंगाल में ही क्यों है? देखिए, हमारी बंगाल में हमारी जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे ज्योति बासु, उन्होंने कमेंट किया था एक बार और काफी कंट्रोवर्शियल कमेंट रहा। कमेंट था कि दंगा तब तक नहीं होता जब तक सरकार ना चाहते। हाँ, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल एक ऐसी स्टेट है जहां पर एक वक्त हुआ करता था जहां पर पॉलिटिकल डिस्कोर्स काफी इंटेलेक्चुअल किस्म के पॉलिटिकल डिस्कोर्स हुआ करता था, जहां पर ये डिस्कस किया जाता था कि हमारी फ्यूचर एग्रीकल्चरल ग्रोथ में है या इंडस्ट्रियल ग्रोथ में है, नया इंडस्ट्री वर्टिकल्स क्या आएगा, शिक्षा व्यवस्था हो या हेल्थ की इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कैसे हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेटर कर सकते। उस समय से अभी एक वक्त आ गया है जहां पर पॉलिटिकल डिस्कोर्स में है, टीएमसी के हुमायूं कबीर बोल रहा है कि हम हिंदूज को खींच के भागीरथी नदी में फेंक देंगे, और बीजेपी के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है शुभेंदु अधिकारी, वो बोलते हैं कि हम मुस्लिम चुने हुए विधायक को खींच के असेंबली से बाहर फेंक देंगे। ये है हमारी पॉलिटिकल डिस्कोर्स। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आता है कि एसएससी स्कैम, जो टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ था, वहां पर 26,000 लोगों को जो नौकरी जिनको मिला था स्कूल टीचर्स का, उनका नौकरी टर्मिनेट किया गया है। बंगाल में 3,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल अभी बंद है। ऐसे काफी रूरल एरियाज में, काफी रिमोट एरियाज में स्कूल्स है जहां पर पूरे स्कूल में सिर्फ एक टीचर है। अभी 26,000 टीचर्स हैव बीन टर्मिनेटेड, जिसमें एलिजिबल टीचर्स भी थे और वो तमाम टीचर्स भी थे जिनको फ्रॉडुलेंट वे से नौकरी मिला था। एक तो है कि इट्स वेरी अनजस्ट फॉर पीपल हु गॉट जॉब्स बिकॉज ऑफ देयर क्रेडेंशियल्स, पर वो बात अब छोड़ दीजिए। आप सोचिए इसका इम्पैक्ट क्या होगा वेस्ट बंगाल के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, पर उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रहा है। रोजगार के ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रहा है। हमारे नए जनरेशन के लोग को दूसरे स्टेट्स में जाना पड़ रहा है रोजगार के लिए। इंडस्ट्री के ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रहा है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रहा है। पूरा चर्चा जो हो रहा है रिलीजियस पोलराइजेशन और हिंदू मुस्लिम की चर्चा हो रहा है, क्योंकि पोलराइजेशन के साथ साथ रिवर्स पोलराइजेशन भी होता है। ये बात ममता बनर्जी को पता है और इसके लिए हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 2026 की असेंबली इलेक्शन को। ठीक है, आपने निष्पक्ष तरीके से बात रखी और मुझे लगता है दुष्यंत जी इससे निष्पक्ष कांग्रेस बात नहीं रख सकती। और मैं एक सवाल आपसे एक बात और सवाल जोड़ना चाहता हूं। 2006 में जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट टेबल हुई थी, वो ये कहती है कि पूरे देश में जो मुसलमानों की हालत है वो बंगाल में सबसे ज्यादा खराब है। तो अगर मुसलमानों की बात इतनी होती है, ये कहा जाता है कि भाई दुर्गा पूजा बाद में कर लेना, ताजिया पहले निकाल लो, तो हालत सुधर गई है क्या, या ऐसे हालत सुधरेगी क्या? देखिए, जिस तरह से सिर्फ एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है लंबे समय से बंगाल में, ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। लेकिन मैं एक और शोभा यात्रा की तरफ आपकी अनुमति हो तो थोड़ा सा ध्यान इंगित कराना चाहूँगा। गाजियाबाद में वहाँ के वर्तमान विधायक नंदकिशोर गुर्जर साहब राम कथा की शोभा यात्रा निकाल रहे थे। पुलिस का कहना है कि उसकी अनुमति नहीं है, उन्होंने उसको रोक दिया। पूरा विपक्ष नंदकिशोर गुर्जर जी के साथ था
राम कथा शोभा यात्रा निकलनी चाहिए। आज आप बंगाल में आपका वो चेंज हो जाता है, तो लोग इसको देखते हैं। आप वोट बैंक के संतुष्टिकरण के लिए राजनीति मत करिए। आप मुख्यमंत्री हैं, आपके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, आप अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करिए और धर्म में भेद मत करिए। अगर मुस्लिम समाज के लिए आप बेस्ट फैसिलिटी देते हैं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट देते हैं, तो हिंदुओं के लिए भी दीजिए। ये सरकार की जिम्मेवारी है। निश्चित रूप से बंगाल की सरकार का समर्थन नहीं किया जा सकता। ऐसे कृत्यों का किसी को समर्थन नहीं करना चाहिए। देखिए, ये सब हमारे यहाँ चल रहा है। 1989 में भारत और चाइना की जीडीपी बराबर थी। हम लग गए इन धार्मिक उन्मादों में और चाइना लग गया अपनी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने में। आज कहां पहुंच गया चाइना और हम कहां हैं? मैं भारत के युवाओं से अपील करना चाहता हूं, आज सोचें, ऐसे नेताओं का बहिष्कार करें जो धर्मांधता फैलाते हैं, धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, लोगों को धार्मिक कार्यों में उलझाते हैं। देश को विकास की तरफ आगे बढ़ना है तो भारत को फैसला करना होगा। अनुराग भदौरिया और विजय शर्मा जी को रखिए। अच्छा लगता होगा ना ये कि भाई ताजिया बाद में निकल जाएगी, पहले हो जाए, दुर्गा पूजा बाद में हो जाए, दुर्गा रामनवमी के लिए इजाजत नहीं, ये सब तो सुनने में कैसा लगता है? अच्छा, आप बताइए, एक मेरे साथी ने अभी आपसे सवाल पूछा कि गाजियाबाद में नंद किशोर गुर्जर जी जब यहाँ निकाल रहे थे प्रभु राम के नाम की यात्रा, तो उनको क्यों नहीं परमिशन दी? मैं आपसे ही मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्या हम परमिशन देनी चाहिए? वो बेचारे बैठे, कलश लिए हुए थे, कुर्ते फटे उनके, तो क्या इस देश के अंदर में प्रभु राम की यात्रा या प्रभु राम के नाम की यात्रा निकालेंगे, कलश यात्रा निकालेंगे तो उनके कुर्ते फट जाएंगे? ये हाल होगा उत्तर प्रदेश के अंदर में? तो उन्होंने तो एक बात और भी कही, बताइए आप, इस पे चर्चा तो बेहद होनी चाहिए। नहीं, उन्होंने एक बात और भी कही, उन्होंने कहा कि जब उनको इजाजत नहीं मिली तो आप सब लोग उनके साथ खड़े हो गए, पश्चिम बंगाल में इजाजत नहीं मिली तो आप लोग उल्टे खड़े हो गए। नहीं, बिल्कुल, मैं सुनिए ना, हम हमेशा इस बात में है कि जब वो यात्रा पूरा क्यों नहीं खड़े होंगे, क्यों नहीं यात्रा निकालनी थी, किस तरह से लेटना पड़ा रास्ता। आज भी ऐसा सुना है, आप ज़्यादा अच्छी तरह बताएंगे कि कपड़े पर उनके कुर्ते फटे। तो क्या अब उत्तर प्रदेश के अंदर में ये हो जाएगा कि प्रभु के नाम क्या या कलश की यात्रा निकालेंगे तो परमिशन क्यों नहीं दी? बस इस पर जवाब दिलवा दीजिए, विजय शर्मा, फिर मैं आपको पूरा जवाब दूंगा। विजय शर्मा, इस पर जवाब दिलवा दीजिए। विजय शर्मा जी। देखिए, अनुराग जी भूल गए हैं, यूपी में कोई जिला, कोई गांव, कोई कस्बा, कोई शहर ऐसा नहीं है जहां शोभा यात्रा ना निकलती हो। अगर किसी कारणवश है तो पर्सनल उसकी मुझे जानकारी नहीं है, किसी कारण प्रशासन ने लिया होगा फैसला कोई ना कोई, लेकिन ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ 66 करोड़ से ज्यादा लोग, ये वही उत्तर प्रदेश है। तो ज्यादा शेयर हुआ, अभी आप भाग्य दिल्ली जैसे खम्बा नौचे, आपको नाम बता दूं मैं, वेस्ट बंगाल के, आप छोड़ जाओगे राजनीति, हर बार आप चुनौती देते हो, आप डिरेल करते हो। जवाब नहीं, आप मुझे बताइए, मैं आपको नाम बता देता हूँ। रानीगंज बताओ कौन सी जगह है, रानीगंज में जगह बताओ, जगह बताओ, मैं बता देता हूं। जगह बताओ रानीगंज में, बताओ एक कॉलेज बता दो रानीगंज में कौन सा कॉलेज है, बताओ। अरे उनका इंटरव्यू थोड़ी चल रहा है, आप उनसे पूछ रहे, पूछो कॉलेज पे ले जाएंगे। उनका इंटरव्यू थोड़ी चल रहा है, आपने रानीगंज पूछा, वो बताएंगे। बताओ तो बताओ ना, रानीगंज कॉलेज चले गए, वहाँ प्राइमरी स्कूल पे आइए, थोड़ी यहाँ चर्चा होगी बैठ कर। पढ़ के भी आ जाइए। आसनसोल भाग गए, इनको और आसनसोल और बराकर में अंतर है प्रभु, इनको यहाँ से सीखना होता है, बराकर में अंतर है, किसमें कितनी आबादी, आसनसोल से बराकर भाग गए, इनको यहाँ सीखना होता है, ना भाग जाना, पार्टी से भी सीख लीजिए, कलकत्ता ना भाग जाना, रानीगंज से पांडेसर ना भाग जाना, रानीगंज से उखड़ा मत भाग जाना, इधर उधर भागने लगोगे उल्टा सीधा बोल के, चोरी पकड़ी गई तो भाई साहब बोलने लग गए। अभी रानीगंज बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे, रानीगंज में दंगा हुआ, हमने जगह पूछ ली तो आप पकड़े गए। देखो बीजेपी वाले कैसे झूठ बोलते हैं, देखिए आप रानीगंज में दंगा बता रहे थे, हमने पकड़ लिया तो अब यहाँ ऐसा करने लगे, झूठे लोग। अरे पता चल गया झूठ कितना बोलते हो आप, पता चल गया दंगा गिना रहे थे, झूठे दंगा, छड़ाओ झूठे। रानीगंज में पता नहीं पा रहे किस मोहल्ले में, मैं तो मोहल्ले के नाम बता रहा हूँ ना, किस मोहल्ले में हुआ, मंगलपुर में हुआ, पंजाबी मोड़ में हुआ, बड़ा बाजार में हुआ, अंजना सिन्हा मॉल के पास हुआ, कॉर्नेशन सिन्हा मॉल के पास हुआ, बताओ ये नहीं, ये सब्जी मंडी में हुआ, बताओ राजवाड़ी में हुआ, सियारसोल में हुआ, सुनिए रानीसर में हुआ, या मंगलपुर कोलियारी में हुआ, बताइए आप, या मीठापुर कोलियारी में हुआ, बताइए आप, कोलियारी भी बताइए अगल बगल में, कुछ पता है नहीं, बस चले रानीगंज में हुआ, रानीगंज में हुआ, रानीगंज में हुआ, फलाना हुआ, अब आप आसनसोल से बराकर चले गए,
मैंने आपका नाम बता दिया, जगह का नाम बता दिया, देख लीजिए। चलिए ठीक है सर, ये इससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। मैं शालिनी अली एक बात आपसे समझना चाहता हूँ। ये विपक्ष एक तरफ इधर कह रहा है कि नहीं इधर नहीं मिला तो मिलना चाहिए था, उधर कह रहे हैं साहब नहीं मिला तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है, वहां तो बवाल हो जाता। देखिए मैं एक बात यहाँ क्लियर कर लेती हूँ। विजय शर्मा जी, आप भी ये बात सुन लीजिए, आप ही के काम की बात। जब यहाँ पे यूपी में लोनी बॉर्डर में ये जब काम हुआ था, तो आपको ये बता दूं, और मैं तर्क के साथ बता रही हूँ, सपा के प्रवक्ता इसको चेक भी कर सकते हैं। आपको जब भी कोई भी प्रोसेशन निकालना होता है, कोई भी भक्ति यात्रा निकालना होता है, आपको तकरीबन 48 घंटे पहले उसकी परमिशन लेनी होती है। आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप रात को पहुंचे हैं और सुबह आप शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, क्योंकि पुलिस को व्यवस्था करनी होती है। 5 किलोमीटर का वो पूरा रास्ता था। तो ये बात तय है, जो कि मैंने पहले भी कहा था कि हर एक चीज का एक तरीका होता है, और उस तरीके से किसी भी धर्म, किसी भी सद्भावना दिवस के लिए, मैं तो सारे जितने भी धर्म से जुड़े हुए जितने भी यात्रा हैं या जितने भी त्योहार है, वो सद्भावना दिवस के तौर पे मैं देती हूँ। उन सभी के लिए एक प्लान ऑफ एक्शन यही होता है कि आपको बताना तो पड़ेगा, नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाना तो पड़ेगा, आपको वो लिखित में उनसे लेना पड़ेगा। तो जब आपने ली वो अनुमति, आप रात को पहुंचे। विजय जी एक मिनट में आ रहा हूँ, मैं विजय जी मैं एक मिनट, अच्छा विजय जी आप बोल लीजिए, कोई बात नहीं, फिर दुष्यंत जी बोलेंगे। सुबह आपकी यात्रा निकल रही है, रात को आप परमिशन के लिए जा रहे हैं। विजय जी बोल लीजिए, कोई बात नहीं। विजय शर्मा जी, और इतने बड़े, ठीक है, ओके। शालिनी जी, विजय शर्मा कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए विजय शर्मा जी। मेरे को प्लीज बोल। अनुराग भदौरिया सुन लीजिए, कानों में तेल डाल के। श्रीनगर के अंदर 10 को बाद हमने ताजिए निकलवाए हैं। जो आपकी सरकार 20 बोके गई थी, वहाँ पे अमन के शांति हमला, ताजिए निकाले गए शिया समुदाय के। ये है भारतीय जनता पार्टी श्रीनगर के अंदर, आप वेस्ट बंगाल के अंदर, और आप जगह ये जगह बताइए, गली बताइए। अरे यार, यहाँ प्रवक्ता हो या आप मेरे से सीख रहे हो? आप जाके जाइए वहाँ जाइए। आप कैसी विजय शर्मा जी, आप बात तो सुन लीजिए, मैं आप ही के फायदे की बात कह रही हूँ। आपने जब जम्मू कश्मीर में भी ताजिया निकाला था, तो आप लोगों ने अनुमति ली थी। मैं तो ये कह रही हूँ कि जो सपा के प्रवक्ता है, उनके पास लिमिटेड नॉलेज है। वो जो वेस्ट बंगाल की बात बार बार उठा रहे हैं, शायद वो वहां पढ़े हैं, लिखे, उन्हें गली मोहल्ले कूचा सब पता होगा। बात आज ये है कि क्यों वेस्ट बंगाल में आज भी हाई कोर्ट तक जाने की जरूरत पड़ रही है। सिर्फ पुलिस से इजाजत क्यों नहीं लेकर ये निकाला जा सकता था शोभा यात्रा? बिल्कुल सही है। दूसरी चीज जो मैं कह रही हूँ, वो हर एक धर्म के लिए है कि आपको एटलीस्ट 48 घंटे पहले तक आपको वो अनुमति लेनी होती है। और जब इतनी बड़ी संख्या होती है, तो उस जगह की सिर्फ एसएचओ नहीं होते हैं, डीसीपी तक को ये बात जानी पड़ती है। ठीक है, मैं अनुराग भदौरिया 1 मिनट आ रहा हूँ। विजय शर्मा जी, ये एक सद्भावना दिवस के तौर पे देखिए शालिनी जी, शालिनी जी बिल्कुल, इसका हक है, शालिनी जी जो उस दायरे में रहना ठीक, ओके ठीक है। विजय शर्मा जी, शालिनी जी मैं बता देता हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले हमने अप्रोच पुलिस को ही किया था, पुलिस ने जब हमारे को नहीं दी इजाजत, तो हम हाई कोर्ट गए। डायरेक्ट इंटरटेन भी नहीं करता हाई कोर्ट, पहले हम परमिशन लेने वहीं गए हैं, जो लोकल। ठीक है, वही बात वो भी करें, जो भी ऐसा वही बात वो भी करेंगे। लेकिन अनुराग भदौरिया की गंदी आदत है, वो डिबेट को ट्रेन करते हैं, वो तथ्य पे बात नहीं करते। वो तो गांव का नाम पूछेंगे, व्यक्ति का नाम पूछेंगे। भाई आप तथ्य पे बात कीजिए कि भाई आप स्टेट सरकार क्यों असमर्थ है सुरक्षा देने में, क्यों कोई अपने धर्म को क्यों नहीं मान सकता है? अनुराग भदौरिया, विजय शर्मा करेंगे, बात करेंगे आसनसोल में कौन सी जगह थी, बड़ा बाजार कहाँ था, शिवबंधु विहार कहाँ था। इनको तो ये देखना है, इनको तो रोडों पे घूमना है। तो पे झूठ क्यों बोल रहे हो? तो क्यों बोलते हैं झूठ की रानीगंज में दंगा? चलिए छोड़ दिए, उससे आगे बढ़ते हैं। मैं एक बात दूसरी आपसे समझना चाहता हूं। अनुराग भदौरिया ये कह रहे हैं कि भाई वहां इजाजत मिलनी चाहिए थी और वहां नहीं मिला क्योंकि वहां बवाल हो जाता। तो ये सूट करता है ना पॉलिटिकल, देखिए पॉलिटिकल सूट करता है, इसलिए ऐसा कहना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए दो बातें हैं, दोनों जगह की जिम्मेवारी है, दोनों राज्यों की, गाजियाबाद की भी जिम्मेवारी है। अगर वो धार्मिक यात्रा निकाल रहे हैं, उनको अनुमति मिलनी चाहिए, और वेस्ट बंगाल की भी है। भीड़ ज्यादा है, समय कम अधिक है, उस पर पुलिस निर्णय कर सकती है, इतने बजे से इतने बजे तक निकालोगे, संख्या इतनी रहेगी, रूट भी चेंज कर सकती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पुलिस को संभालना है। उसके साथ जो आयोजक है उसको कोऑपरेट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही है, ये एक भारतीय की भावना होनी चाहिए। बाकी तो सब राजनीति है जी, इसके अलावा जो भी बात हो। आचार्य शैलेश तिवारी जी, भावना अच्छी है बंगाल में? देखिए,
बिल्कुल भावना अच्छी है। जिस तरह हिंदुओं की दुर्गति पश्चिम बंगाल में हो रही है, आए दिन हिंदू बहनों को, माताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा हत्या, लूट का जो जिस तरह घटनाएं घट रही है, और ममता बनर्जी आंख पर पट्टी बांध कर बैठी हुई हैं, या निश्चित तौर पर देखिए आज पश्चिम बंगाल में जन जागृति हो रही है हिंदुओं की। और मैं आज बता देना चाहता हूं कि यह उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और अगले साल वहां पर सत्ता शासन में निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरह जय श्री राम के नारे पर जिस तरह गुस्सा करती हैं, उन्हें यह समझ में नहीं आता कि जय श्री राम, प्रभु श्री राम जो इस भारत भूमि के सनातन धर्म का पूरे विश्व के एक आराध्य हैं, और ऐसे में आराध्य के नारे लगाने पर जिस तरह वो गुस्साती हैं, इससे सिद्ध होता है कि वह हिंदुओं का विरोध करती है। ममता बनर्जी हिंदू विरोधी महिला है, भले ही वह ब्राह्मण परिवार से है, ब्राह्मण घर जन्म ली है, उनके एमपी बोलते हैं कि वह पूजा पाठ ज्यादा करती हैं, लेकिन वह राजनीति कर रही है, मीता चक्रवर्ती तुष्टिकरण कर रही है। मीता चक्रवर्ती जी फाइनल कमेंट आपसे। मीता चक्रवर्ती को रखिए। मीता चक्रवर्ती जी फाइनल कमेंट आपसे। क्या ये शर्मनाक नहीं है? क्या हाँ बोलिए, कंप्लीट करिए। शान से रहती हूँ, अपने धर्म का पालन भी करती हूँ और गर्व से रहती हूँ। यहाँ पर कोई हिंदू खतरे में नहीं है, तो हिंदू खतरे में है, एक कार्ड ना प्ले करे। अगर टीएमसी को घेरना है तो आप करप्शन के ऊपर घेरिए। 2015-2016 से शारदा नारदा स्कैम चल रहा है, वीडियो एविडेंस है कि टीएमसी की तमाम। नहीं, लेकिन बात तो ये भी है ना, ये दुख की बात, ये कह रहे हैं दुख की बात है कि इनको नहीं मिला। परगना में हिंदुओं के कत्लेआम होते हैं, उस पर आप नहीं बोल रही हैं। 24 परगना में, मुर्शिदाबाद में जिस तरह हिंदुओं के कत्लेआम हो रहे हैं, हिंदू पलायन कर रहे हैं, आए दिन वहाँ बांग्लादेशी घुसपैठियां बढ़ रहे हैं, आप क्या बात कर रही है? बिल्कुल हिंदू वहाँ खतरे में है, हिंदू परेशान है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की दुर्गति हो रही है, वही दुर्गति जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान में हो रहा है, ठीक उसी तरह आप केवल कोलकाता शहर की बात कर रही हैं। आप कलकत्ता शहर में रह करके मत देखिए, आप पश्चिम बंगाल के गांवों की बात कीजिए, जहां पर हिंदुओं के साथ दुर्गति हो रही है, हिंदू महिलाओं, बेटी बहनों के साथ जिस तरह मारकाट, उनके चरित्र हनन हो रहा है, यह निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए सर, मेरे साथ पश्चिम बंगाल की मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और मुकाबला में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे।